चलो। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है। अच्छा, इंडेमनिटी क्या है? सेम ही है, पता है ये दोनों ऑलमोस्ट। इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या होगा? वही लॉस की भरपाई, है ना। ये चालू कर दूं, फैन भी कर दूं, है ना। चलो, इंडेमनिटी का मतलब होगा लॉस की भरपाई। क्लियर है ये? ठीक है। गारंटी भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। ये यहां से अब हम आ गए हैं, देखो। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तक में ना कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम जो आए हैं ना इस पे, ये है स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी जो है, वो स्पेशल टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले लिटरल मीनिंग क्या है? इंडेमनिटी मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉस। ये याद रखना, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा? कर दो, चलो, चलेगा। कोई काम नहीं है, ये वाली कर दूं, चलेगा? दिक्कत है? नहीं करूंगा, इसको तेज कर लो। ठीक है। तो है ना, इंडेमनिटी मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस या टू मेक गुड द लॉस। ठीक बात है। सेक्शन 124। ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे को क्या प्रॉमिस कर रही है कि हम तुमको लॉस से बचा लेंगे। ठीक है। जो कि तुमको हो रहा है किसी और व्यक्ति के कहने पर या मेरे कंडक्ट से। ध्यान से समझो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा कुछ भी नुकसान हुआ किसी भी बंदे के कारण या मेरे कारण, ठीक है, तो मैं तुम्हारे को उस लॉस की भरपाई करूं। ये क्या है? अरे समझ में, ये आपको याद रखना पड़ेगा या आपको लिख के आना पड़ेगा। टू मेक गुड द लॉस मतलब तुम्हारा जो लॉस हुआ ना, 10,000 का लॉस हुआ, मैं भर दूंगा, मतलब उसको गुड कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, भर दूंगा लॉस। क्लियर है? मिस्टर एक्स फंडेड बाय गवर्नमेंट टू स्टडी अब्रॉड। सरकार ने पैसे दिए कि जाओ बाहर बेटा, बाहर पढ़ो। समझ में आ रहा है? और फिर देश में आना और 5 साल यहाँ काम करना। लेकिन भाई को बाहर पसंद आ गया, वहीं वहीं काम करने लग गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सरकार को खर्चे के पैसे वापस देने पड़ेंगे। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। की पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। बेटा ये नोट मैं क्या बोलूँ, इसमें लिख लो, है ना। इसको ऐसे सिंपली ऐसे लिख लेना, है ना। इंडेमनीफायर मतलब जिसने इंश्योरेंस किया है ना, इंश्योरेंस कंपनी। और ये क्या है? जिसका इंश्योरेंस हुआ है।
ठीक है बेटा। A may contract to indemnify B against the consequences of suit by C for a sum advanced to B. If B is compelled to pay C, then A must indemnify B. देख लो बेटा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है। किसकी वजह से? अरे तो भाई मैं तो वादा यही कर रहा हूँ ना कि कंडक्ट के कारण हुआ, तो वो इंश्योरेंस होगा। नहीं आया समझ में? मैं जो वादा कर रहा हूँ मैं वही निभाऊंगा। इंडेमनिटी में मेनली यही हो रहा है कि मैं कंडक्ट ऑफ द पर्सन, और या तो फिर किसको कवर कर रहा हूँ? बताओ बताओ बताओ। प्रोमिसर हिमसेल्फ या एनी अदर पर्सन के कारण अगर तुमको नुकसान हुआ तो वो मैं भरूं। जो ये वादा है यही इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है। X agrees to indemnify Y if a tree from Y's neighbor property falls on Y's fence. बताओ। ठीक है, मतलब क्या मीनिंग है? बताओ। अरे बोलो ना, क्या मीनिंग हुआ इसका? सर एक्स ने एग्री किया अगर वाई के पड़ोसी का पेड़ उनकी फेंच में गिरता है तो जो भी नुकसान होगा वो एक्स के एक्स के घर में पेड़ लगा होगा जो ऐसे उसके तरफ तक जा रहा होगा, तो भाई बोल रहा होगा ये पेड़ काटो, तो एक्स ने क्या बोला? मतलब कि भाई अगर कुछ भी नुकसान होगा ना, अगर ये पेड़ गिर गया और तुम्हारा नुकसान हुआ तो एक्स नुकसान की भरपाई हम करेंगे। क्लियर है? X agrees to indemnify Y if a tree from Y's neighbor property falls on Y's fence. If it happens, X bears the cost. Clear है? बोल क्यों नहीं रही है तुम? ठीक है, चलो फिर क्या है? Scope and limitations. Section 124 mentions loss due to promisor's own conduct or conduct of any other person. ठीक है? It does not explicitly cover losses from accidents and natural events. क्लियर है ये? एक सेकंड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और नेचुरल लॉसेस पे हाँ क्या? नेचुरल लॉस का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा भाई यहाँ सुनामी आती है तो उससे जितना भी लॉस होगा देखो मेरा पॉइंट समझो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? इंडेमनिटी। उसमें ये कवर होता है। अगर आप वो कवर कर लेते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो एक तरीके से कैसा हो गया? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आया समझ? However, Indian courts often follow broader English law interpretations that indemnity means saving the promisee from any kind of loss
सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। क्लियर है? मतलब इंडियन लॉ में नॉर्मली जो कवर्ड है वो क्या कवर्ड है? तो मतलब इंडियन लॉ में आमतौर पर सारे लॉसेस वगैरह कवर किए हुए, चाहे भले ही वो किससे रिलेटेड हो, इंग्लिश लॉ से अरे नेचुरल एक्सीडेंट वाले हों, उससे रिलेटेड। रीड करो यार तुम लोग प्रॉपर, साथ में चलो। एक बार पूरा शुरू से रीड करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है बेटा, फिर क्या है? मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आया तक क्लियर हुआ? इंडेमनिटी मतलब लॉस की भरपाई। पहले लिटरल मीनिंग दिया है, फिर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर उसका अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा, फिर अपन उसका स्कोप देख रहे हैं कि कंडक्ट वाले हैं, नॉर्मली एक्सीडेंट्स वाले कवर नहीं हो रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन कोर्ट में जो ब्रॉडर इंग्लिश लॉ के इंटरप्रिटेशन है कि इंडेमनिटी में तो वो भी कवर हो जाता है, ठीक है ना? तो एनी काइंड ऑफ लॉस उसको कवर कर लेते हैं। इसका मतलब भले ही लिखा नहीं है, फिर भी इंडियन लॉ जो है वो कई बार किसको कवर कर लेता है? नेचुरल इवेंट्स को कवर कर लेता है। डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी कवर कर ले। क्लियर है? बोले बच्चों, है ना? चलो फिर क्या है? एक्सप्रेस मतलब टर्म्स क्लियरली राइटिंग में है, और इम्प्लाइड मतलब कि सर्कमस्टेंसेस। बहुत ध्यान से समझना, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस कैसे होता है, पहले ये बताओ। आगे वीडियो लॉस हुआ तो हम तुमको लॉस हुआ हम भरेंगे, इम्प्लाइड कैसे? करते थे ये में नारे की लॉस हुआ तो आपका संभाल क्या? कंडक्ट से ऐसा समझ में आ रहा है कि हमको लॉस हुआ तो आपका संभाल नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, इम्प्लाइड से क्या मतलब? हाँ ठीक है, कंडक्ट से, वो मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। वो तो लिखा ही है इसमें, ऐसे इंग्लिश का हिंदी थोड़ी पूछूंगा मैं। इम्प्लाइड का मीनिंग तो अपन ने डिस्कस किया है। नहीं, इम्प्लाइड कैसे होगा? इम्प्लाइड कैसे होगा? एग्जाम्पल बताओ।
हमने किसी रेस्टोरेंट को खाना खाया तो मेरे को सर फूड पॉइजन हो गया। सर जो भी इलाज का खर्चा है वो रेस्टोरेंट वाला दे, इंटरनेट का। वेरी गुड। जो है उसका चल है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। हाँ, इम्प्लाइड पूछ रहा था बेटा मैं, तो तुमने रेस्टोरेंट का फूड वाला एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल है। और कोई? मैं जैसे ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे रहा हूँ कि यहाँ से वहां पहुंचा दे, ठीक है, तो यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, गुड्स का अगर नुकसान हुआ तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, उसके कारण वो भेड़ भेड़ देगा ना, तो क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी। ये इंडेमनिफाइड, ये क्या है, इम्प्लाइड, कि भैया ये गुड्स की सुरक्षा जो है वो तुम्हारे हाथ में, इनमें कुछ नुकसान हुआ तो फिर वो तुम भरो। क्लियर? एक्सप्रेस में कुछ भी कवर हो सकता है, इम्प्लाइड में पर्टिकुलरली वो सिचुएशंस में ऐसा हो जाएगा कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास ये गुड्स है, इनका नुकसान हुआ तो तुम भरो। क्लियर है? तो मस्ट सेटिस्फाई द जनरल। अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीजें होनी चाहिए। याद रखना बेटा, ये क्वाजी नहीं पढ़ रहे अपन लोग,
ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। तो ए आस्क बी टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। लो, अब ए बी से बोल रहा है कि तुम अनलॉफुल एक्ट करो, प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई। ये नहीं होगा इन्फोर्सेबल, क्योंकि ये तो बेस कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, अनलॉफुल। क्लियर है? फायर और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आर टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंडेमनिटी, क्योंकि लाइफ की भरपाई आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, बट उसको हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हाँ एक लाइफ के बदले इतना पैसा मिलेगा। नुकसान की भरपाई अपन चीजों के लिए बोल सकते हैं, लाइफ के लिए बोलते नहीं। ये क्लियर है ना? अब इंडेमनिटी होल्डर कौन है? जिसने इंश्योरेंस करवाया है? ठीक है। तो जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, उसके पास क्या क्या अधिकार है? अच्छा, मान लो उस पे केस हुआ। देखो, मैंने तुमको बोला कि तुम उससे केस लड़ लो, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। ध्यान से समझना। अब तुम पे केस हो गया तो उसका भी खर्चा मैं दूंगा। तुम्हारे अधिकार जो है, अगर मैंने तुमको बोला है कि मैं तुम्हारा लॉस भरूंगा, तो अगर वो काम जिसके लिए मैंने बोला है, उसके लिए किसी ने तुम पे केस भी कर दिया, तो जो प्रॉमिसी है एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी कैन रिकवर। तो तुम मुझसे क्या क्या रिकवर कर पाओगे? डैमेजेस तो पे करने ही पड़ेंगे मुझे। उसके अलावा सारे खर्चे जो कि तुम्हारे केस लाने के लिए, है ना, और बचाने के लिए केस, मतलब तुम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो खर्चे करो, वो सारे खर्चे भी मुझे तुमको देने पड़ेंगे। आ रहा है क्या इसमें? क्लियर है? ऑल सम्स पेड अंडर अ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मान लो कि तुमने केस पूरा लड़ा नहीं, और तुमने बोला कि चलो सेटल कर लो। मैं 1 लाख का केस कर रहा था, तुमने ऐसे अलग से बोला कि यार 20,000 ले लो, केस खत्म करते हैं। तो मैंने बोला ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्रोमाइज। तो ये कॉम्प्रोमाइज का भी अगर तुमको पैसा देना पड़ा तो वो भी क्या होगा, मैं भरूंगा। बस क्या कंडीशन है? विद इंडेमनिफायर्स कंसेंट होना चाहिए। आ रहा है इसमें? किसकी परमिशन से होना चाहिए इंडेमनिफायर? ये रीड करो सेक्शन 125। बताओ कोई इश्यू है तो। हम्म। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट रहे। सिर्फ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो ये स्पेशल सिचुएशन है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेमनिफायर से पूछना पड़ेगा। केस होने के लिए आपको पूछना नहीं। आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो ना, गड़बड़ नहीं कर रहे हो ना, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप ये कर सकते हो। बोलो, डाउट बताओ। एक आम समझदार व्यक्ति
हम मानते हैं कि प्रूडेंट व्यक्ति है, ठीक है ना, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, अगर मैंने तुमको वादा किया है कि तुम्हारा लॉस में भरूंगा, तो तुमको जो नुकसान हुआ है, ठीक है, तुम्हारा केस चल रहा है, मैंने बोला मैं भरूंगा, तुम पे जितना भी केस का वो खर्चा आया है, या तुम पे जितना भी कॉम्पनसेशन चुकाने का आया वो मैं भरूंगा। इसके लिए मेरे को कुछ इंश्योरेंस या प्रीमियम वगैरह नहीं देना पड़ेगा? अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई ना, मेरा पॉइंट सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम कह रहे हो, तुम्हारा जो सवाल है वो कह रहे हो कि ये कैसे बना, हम ये बात नहीं कर रहे हैं अभी, समझ में, और हम इसके आगे की बात कर रहे हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, डबल साइड कंसिडरेशन, वो सारी बातें तो है ही ना, प्री कंसेंट है, उन सब पे सवाल नहीं कर रहे हैं अभी तो। हम कह रहे हैं अगर ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड, समझ में आ रहा है? तो तुमको केस होने पर अगर कुछ पैसा देना पड़ा वो भी मैं भरूंगा। क्लियर है? तुम जो केस कर रहे हो उसमें वकील का खर्चा, कोर्ट का खर्चा जो है वो भी मैं भरूंगा। और अगर मान लो कि तुम केस को बीच में सेटल करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो अगर तुमको कुछ अमाउंट देना पड़ा, वो कॉम्प्रोमाइज, हाँ एक बार पूछ लेना, ठीक है, तो वो पैसा भी क्या होगा अपना। बोलो, क्लियर है? मैंने कार इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, मेरे से वो कार टूट गई, बहुत बढ़िया, फिर तो सर उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी देगी। बिल्कुल सही। और सर वो सामने वाले ने मेरे पे केस कर दिया, हम्म, उसका लॉस भी कंपनी देगी। बिल्कुल सही, सही समझे, बिल्कुल सही समझे। यस सर, क्लियर है? क्योंकि कार मतलब कार की डैमेज का लॉस भी देगी और जो सामने उन्होंने केस किया उसका लॉस भी देगी। हाँ, जब कार की डैमेजेस का भी पूरा लॉस देगी और मतलब उसने केस किया उसमें जो खर्चा होगा उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी देगी। देखो, एक चीज समझना, जब मैंने तुम्हारा इंश्योरेंस किया, मैंने किया तुम्हारा इंश्योरेंस, तुमने जब गाड़ी भेड़ी, तो तुम फ्री हो, तो भैया पैसा तो इंश्योरेंस वाला देगा। क्लियर है? पर अगर तुम केस कर रहे हो, तो तुम किसका फायदा कर रहे हो? मेरा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि हाँ, ये लो खर्चा ले लो, क्योंकि तुम्हारा तो नुकसान नहीं है ना, तुम्हारा नुकसान मतलब, जैसे सामने वाले ने हम पे केस किया, मतलब सामने वाले की गाड़ी बैठ गई तो देखो उसने दो कंपनसेशन चीजें, दी। समझो। अब पहले मैं तुमको इंश्योरेंस बताता हूँ। इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, ये पता है तुमको, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब तुमने दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो ना, एक होता है तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी की, तुमने जिसको भेड़ा उसका इंश्योरेंस। दोनों कवर करती है ऑलरेडी इंश्योरेंस। नहीं आया समझ में? तो ऑब्वियस ही बात है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में तुम्हारे ऊपर जो केस वेस हुआ उसका भी खर्चा इंश्योरेंस पाएगी। ये क्लियर है? ठीक है, चलो। इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी स्टार्ट कब होगी, ये बात एक्ट में एज सच कहीं स्पेसिफिकली लिखी नहीं हुई। जो डिसीजन आए हैं कानूनी, उनके हिसाब से ये समझ में आता है कि जिस पॉइंट पर उसकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो गई, किसकी, इंडेमनिटी होल्डर की, उस पॉइंट से क्या होगा, इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी अराइज। बोलो बोलो। A promises to compensate X for loss in a suit against Y. Once the court order X to pay Y 10,000, X can demand that 10,000 from A. बोलो। इंडेमनिटी पूरा रीड करो एक बार।
हाँ, वो क्या बेटा? चलो, अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, पढ़े इसको। क्या है ये? Definition and parties. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. क्या मतलब? इंसान मेरा स्कूल कवर करना है या दे देना थर्ड पार्टी। तो ये इंडेमनिटी टाइप का ही है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इंडेमनिटी में दो ही पार्टी है। मैं डायरेक्टली तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान हुआ मैं भर। गारंटी में कितनी पार्टी है? तीन। देखो, ए है और बी और सी। सी जो है वो क्या है? श्योरिटी। आ रहा है ये समझ में? ये कौन है? प्रिंसिपल डेटर। है ना? एक तरीके से ये कह लो कि अ, जिसने पैसे लिए। आ रहा है समझ में? और ये कौन है? क्रेडिटर। है ना? जिसने पैसे दिए। समझ में आ रहा है? श्योरिटी जो है वो क्या बोल रहा है कि हे क्रेडिटर, अगर ए ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे उस नुकसान की भरपाई कर दूं। ऐसा कौन किसे कह रहा है? ठीक है। समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से तीन? एक जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी का, जिसमें बी ने ए को क्या किया है बेटा? उधार दिया है। समझ में आ रहा है? एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो कि ए और सी के बीच में, कि अगर सी ने ए के ब्याह में पैसे दिए तो ए इज ऑब्लिगेटेड टू पे द अमाउंट टू सी। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। और ये जो तीसरा है जो बी और सी के बीच में, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपने आप में सच कुछ है नहीं।
ये हमेशा किस पर निर्भर करता है? एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं है कि वो पैसे का हो। मैंने एग्जाम्पल आपके लिए कौन सा लिया है कि पैसे लिए। समझ आ रहा है? नाम इस पे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ही यूज हुआ है। पर बात यहां पर ऐसी भी हो सकती है, मान लो सी जो है उसने ए से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आराम आराम से बोल। सी ने ए से कहा कि हे बी, नहीं सॉरी, सी ने बी से कहा कि हे बी, ए को नौकरी पे रख लो। सी ने कहा यार मैं जानता नहीं हूँ, पैसे ही से खा के भग गया तो। हाँ, अरे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सी ने क्या कहा कि नहीं, इसके परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं आया क्या समझ में? तो दो तरीके से होता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन वगैरह में और एक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि लोन वापस कर देगा, मेरी गारंटी। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये परफॉर्म कर देगा, मेरी गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझ आया क्या? सर ए और सी के बीच में भी कोई कंडीशन रह सकती है? कॉजी है ना। जैसे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी रह सकती है? एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जितने करने का। अभी अपन लोग बाय डिफॉल्ट बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इन जनरल क्या क्या इंक्लूड रहता है। आपको एक्स्ट्रा जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। ये जैसे समझ गए हो यहाँ पर? अब इस लाइन को दोबारा पढ़ें। क्या कह रही है लाइन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or to discharge liability of a third person in case of his default। ठीक 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 ठीक। पार्टीज, तीन पार्टीज होती हैं, पीडी और क्रेडिटर और श्योरिटी। समझ गए हैं क्या आप? बता दीजिए। है ना? ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड 10,000 टू सी, guaranteeing repayment if C fails। सॉरी, if C fails, A pays। रीड करो, कोई समस्या है तो बताओ। कोई भी चीज मुझे समझाना है तो क्लियरली बोलो कि भैया ये आप समझा दो। ठीक है। हाँ। उसकी डेफिनेशन में अगर अगर लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन कहाँ पर? डेफिनेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे अपन लोग। डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन मतलब कि अगर मान लो कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है,
ठीक है, यहाँ तीन पार्टीज हैं, तो क्रेडिटर को भी मान सकते हो थर्ड पर्सन। अरे ये कॉन्ट्रैक्ट में और कोई इन्वॉल्व है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली श्योरिटी बोल रहा है कि तुम लोग कर लो, अगर नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसमें देखो एक चीज समझना, कि सी को डायरेक्टली कुछ मिल नहीं रहा है। क्या मिल रहा है सी? सी का कंसिडरेशन क्या है, बताओ अच्छा। गुड थिंकिंग, लेकिन हाँ, लेकिन ये नहीं है, ये सही है लॉजिकली, बिल्कुल सही सोचा तुमने। एक्चुअली में जो ए को लोन मिल जा रहा है ना, वही सी का कंसेप्ट है। तो ऐसे में करते हैं और सी के बीच में पहले दो कॉन्ट्रैक्ट वो। फैक्ट्स इंक्लूड मत करो, कानून बनाओ मत। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, जितना कानून में लिखा है मैं तुमको वो बता रहा हूँ। एडिशनल फैक्ट्स मत दो, इंटरप्रिटेशन के लिए यू आर फ्री, कि तुम बोलो कि सर इस लाइन का तो ये मीनिंग भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट इंक्लूड एडिशनल फैक्ट्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग। आ रहा है समझ में? ठीक है, समझ गए क्या बात चल रही थी अपनी, जो लास्ट मैंने बताया था सी कुछ? का कंसिडरेशन। हाँ, सी का कंसिडरेशन क्या है, कि ए को पैसे मिल गए, नौकरी मिल गई, जज जो भी है। समझ में आ रही है बात? यस। ठीक है, ध्यान रखना। एक्स और वाई कार शोरूम गए। एक्स ने डीलर से बोला कि वाई को कार दे दो, और वाई पैसे नहीं पे कर पाया तो मैं पे करूंगा। तुम पॉइंट समझ रहे हो? वाई और कार डीलर के बीच में मेन कॉन्ट्रैक्ट वाई और कार डीलर के बीच में हो रहा है, और गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो रहा है? एक्स गारंटी दे रहा है पास हो। समझ में आ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक बात है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट्स टिपिकली अ ट्री पार्टीड एग्रीमेंट। ट्री पार्टीड मतलब तीन पार्टी से। ये क्लियर है क्या? है ना? ठीक। फिर क्या है, कौन कौन सा? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ उसको, डेटर और क्रेडिटर। थोड़ा टर्मिनोलॉजी में ना थोड़ा ऑफिशियली रहना। जैसे मैंने तुमको बोला कि मेन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल, यहाँ पर ऑफिशियली नाम क्या यूज कर दिया उसने? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टिक टू द लीगल टर्मिनोलॉजी। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट इस, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। और वो वाला जो है, जो डेटर और उसके बीच में है, वो कौन सा है बेटा? इम्प्लाइड। हेलो हेलो, समझ गए क्या बेटा? है ना? बोलो बोलो बोलो। यस सर। है ना? चलो अब गारंटी के एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। गारंटी एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पर अ पर्सन अश्योर्स द क्रेडिटर। कौन है ये पर्सन जो क्रेडिटर को अश्योर कर रहा है? श्योर, क्या अश्योर कर रहा है? दैट दे विल फुलफिल द डेटर्स ऑब्लिगेशन इफ द डेटर फेल्स। क्रेडिटर का जो राइट है, किसके अगेंस्ट में? श्योरिटी के अगेंस्ट।
वो इनवैलिडेटेड नहीं होगा if they do not sue the principal debtor first or do not demand the sum from the debtor. रीड करो, रीड करो। एक भी लीगल लाइन आई तो उसको 3 बार रीड करना मिनिमम अनिवार्य है। मतलब ऐसी लाइन जो थोड़ी सी लेंदी चली गई या कॉम्प्लिकेटेड चली गई। हम्म। क्या अर्थात है इसका? कवि का आशय क्या है? तो यहाँ पे क्रेडिटर के पास राइट है कि वो डायरेक्ट सिक्योरिटी से भी मांग सकते वेरी गुड। हैं। समझ में डेबिटर आ रही है का बात? मतलब ये है कि जब डेटर ने डिफॉल्ट किया उसके बाद की बात हो रही है। डेटर पे डिफॉल्ट हुआ तो ये श्योरिटी के पास आया। कौन? क्रेडिटर। श्योरिटी कह रहा है कि अरे भाई उस पर केस तो कर लो, हम गारंटी दिए, इसका मतलब ये कि हमारी सर पे चढ़ जाओ। कानून कहता है हाँ चढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो श्योरिटी बोले कि जाओ पहले यार उस पे केस करो, उसी को लोन दिया है तुमने। कह रहा नहीं भैया हम ये सब केसेस का झंझट नहीं पालेंगे। तुमने बोला था गारंटी है तुम्हारी, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम देंगे। तो दो पैसे। नहीं आया समझ में? क्लियर है? सेवरल कोर रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट फॉर अ गारंटी टू बी वैलिड। बोलिए बोलिए। ठीक है। हम्म। तो क्या आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है ना? अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। अ गारंटी इज मेंट टू सिक्योर पेमेंट ऑफ अ डेट और डिस्चार्ज ऑफ अ लायबिलिटी। गारंटी बेसिकली क्यों होती है? कि भाई उधार मिल जाए अगर अगले को, और उसकी पेमेंट जो है वो हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर प्रिंसिपल डेट ही एनफोर्सेबल नहीं, देयर कैन बी नो गारंटी। मतलब अगर लोन दिया ही नहीं तो काय की गारंटी? समझ में आ रहा है? मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बस करने से आपकी लायबिलिटी नहीं आ जाती। आपने पैसा दिया है क्या? दिया है तो क्या होगा? वो लायबिलिटी आएगी। दूसरा, मान लो इम्पॉसिबल वगैरह वैसा कुछ हो गया तो कानूनी चेंज हो गया या कुछ भी वैसा, तो अगर वो एनफोर्सेबिलिटी नहीं है उसमें, मान लो वो इलीगल है, इलीगल हो गया, तो श्योरिटी भी लायबल नहीं है। याद रखना ये हर केस में वैलिड नहीं है, सिर्फ अनएनफोर्सेबल के केस में। कि मेन डेटर से लेना ही आपका अनएनफोर्सेबल हो गया तो श्योरिटी से भी लेना अनएनफोर्सेबल हो गया। ध्यान से समझना। अगर, ध्यान से सुनना, अगर डेटर से पैसे लेना इम्पॉसिबल हो गया तो क्रेडिटर श्योरिटी से पैसे ले सकते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनएनफोर्सेबल। बाकी तो बात ही यही है ना, कि जब डेटर पैसे नहीं देगा तो कौन देगा पैसे? श्योरिटी। समझे कि नहीं समझे? तो डेटर अगर पैसे नहीं दे पाएगा तो श्योरिटी पैसे देगा। पर अगर डेटर से भी पैसे लेने का अधिकार ही नहीं है इसका, हम्म,
क्रेडिटर का, तो वो श्योरिटी से भी नहीं समझे। हेलो। Therefore, an essential precondition is that the debt or liability must exist. Debt होनी चाहिए, liability होनी चाहिए। अगर liability ही नहीं है तो आप श्योरिटी से पैसे नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, अ गारंटी लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है? गारंटी में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। However, it need not be direct consideration between surety and rate. ठीक है, क्लियर है ना? डायरेक्ट नहीं, मतलब पॉइंट ये कि उसको मिल रहा है ऐसा नहीं है। पीडी को नौकरी मिल जा रही है, लोन मिल जा रहा है, वही उसी में सेटिस्फाइड है। कौन? श्योरिटी। श्योरिटी को कुछ ही मिले ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है ना? कंसिडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर, इफ द प्रिंसिपल डेटर गेट्स द बेनिफिट दैट कैन सफाइस वैलिड कंसिडरेशन फॉर श्योरिटीज प्रॉमिस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलिए, बोलिए। Past consideration does not count for forming a contract of guarantee। मतलब बोलो, बोलो। अरे, समझ में आया? पास कंसिडरेशन नहीं चलेगा किसमें? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मान लो कि पहले से किसी ने लोन लिया है और बाद में उसका क्या बना है? श्योरिटी। तो वो वैलिड नहीं। मतलब लोन लेने के लिए ही श्योरिटी होना चाहिए, तो ही वो वैलिड कहलाएगा। इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट, नहीं, मतलब वो तो अलग बात है। इसमें इतना ही। बोलो, बोलो। ठीक है। इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट बट रिसीव समथिंग बेनिफिशियल, जैसे कि, जैसे कि माइनर, है ना? इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू रिसीव समथिंग बेनिफिशियल द गारंटी इज स्टिल वैलिड। इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट द गारंटी इज, यानी कि पीडी कैन बी माइनर, श्योरिटी कैन नॉट बी माइनर। ये दो लाइन लिख लो। पीडी कैन बी माइनर, श्योरिटी कैन नॉट बी माइनर।
ये इसको ये वाली पीडी कैन बी माइनर, शॉर्टी कैन नॉट बी माइनर, लिखो ना ये दो लाइन, यही तो है इसका मीनिंग। रीड करो, इसका मीनिंग क्या है कि मान लो कि पीडी माइनर है तो लोन किसको मिला, माइनर को, शॉर्टी मेजर है तो क्या शॉर्टी पैसे चुकाएगा। और अगर मान लो कि पीडी मेजर है और शॉर्टी माइनर है तो क्या शॉर्टी पैसे चुकाएगा, नहीं। रीड करो। लेकिन पीडी से क्रेडिटर लायबल रहेगा नहीं रहेगा, पीडी तो पैसे देगा ना क्रेडिटर को, तो सर जिसने श्योरिटी दी वो माइनर है। आप पीडी देगा ना, पीडी नहीं दे पाया तभी की तो बात आती है ना, शॉर्टी पे बात आती ही कब है। पीडी ना दे, ठीक? सर जो क्रेडिटर वो पीडी पे केस तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉल्ट नहीं सकते, अभी, अरे यार कहाँ पर, तो गारंटी है फॉल्ट, अरे इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट द गारंटी इज वॉइड ना। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट फाइल। अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट, श्योरिटी माइनर है तो गारंटी क्या होगी, नहीं समझे, तुम तो अलग बात बोलने लगे ना, नहीं समझे। फिर क्या बोल रहा है, बी आस्क ए टू सेल हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। ए ने अग्री कर लिया, इफ सी will guarantee payment. C's promise is valid because B, the goods delivered to B serve as consideration for C's guarantee. बोल, है क्लियर। A sold goods to B earlier. Later C tries to guarantee payment without fresh consideration. This is point. बोलो, यस ठीक है। पुराने लोन को अपन अभी नहीं कर रहे, ठीक है, तो फ्रेश कंसिडरेशन नहीं है इसलिए वो अवॉइड हो गया। अब देखो, existence of legally enforceable liability. Principal debtor, the principal debtor or liability being guaranteed must be legally valid. That is not time barred or otherwise unenforceable. ये बात हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली कि क्या होना चाहिए। हम्म, if the underlying debt is not enforceable, the guarantee fails because the surety's promise cannot stand on an invalid. ठीक है बेटा। यस सर। No misrepresentation or concealment. Misrepresentation. If a guarantee obtained by the creditor's misrepresentation of a material
part of the transaction, it is invalid. बोलो, अगर गारंटी झूठ बोल के ऑब्टेन की गई है, किसने झूठ बोला? क्रेडिटर ने। किसको झूठ बोला? श्योरिटी को। नोट करते जाओ, ये बात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। हम्म। क्या बोल रहे हो क्लियरली? क्रेडिटर गारंटी कर कहाँ है? गारंटी किसको मिल रही है? मान लो क्रेडिटर डेटर से मिलके बोले कि चलो अपन इससे गारंटी ले लेते हैं, फिर तुम डिफॉल्ट कर देना, हम इससे पैसे ले लेंगे। बेसिकली क्रेडिटर डेटर मिलके अगर श्योरिटी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करें तो क्रेडिटर ने मान लो कि डेटर के बारे में मेन बात बताई दी। समझ में आ रही है बात? जो कि क्रेडिटर को पता थी। वैसे तो कायदे से किसको पता करना चाहिए? ठीक है ना? हेलो। रिजल्ट आ गया है, तो पहले वो निपटा लेते हैं।